हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लेकर आ गए हैं 10वीं क्लास का साइंस का पेपर सेट बी, जो 12 मार्च को 2026 को हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। सेक्शन ए है भौतिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन है अभिकथन कारण वाला है। इसमें जब प्रकाश वायु से जल की तरफ गति करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह विलंब की ओर झुक जाता है। ये सत्य बात है, क्योंकि वायु विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वह विलंब की ओर झुकता है, और सघन माध्यम में जाने पर, यानी जब सघन माध्यम होता है तो उसका अपवर्तनांक भी बढ़ जाता है, और अधिक अपवर्तनांक में उसका जो है चाल जो होती है वो कम हो जाती है। कारण प्रकाश वायु की अपेक्षा जल में अधिक तेजी से गति करता है, ये सत्य नहीं है, असत्य है। तो इसका जो है आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल या रेटिना, दोनों में से कोई भी लिख देना आप, ये आंसर है इसका। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पक्षमापी पेशियों द्वारा किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है वाहनों में कौन सा दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है? तो उत्तल दर्पण होता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ये सी ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो प्रतिबिंब को सीधा दिखाता है और बड़ा करके दिखाता है, इसलिए सी ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए आर, वक्रता त्रिज्या आर होती है, 32 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी निकालनी है। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला आर इज इक्वल टू 2f है, और एफ निकालने के लिए आर अपॉन 2 हो जाएगा, तो आर 32 है, अपॉन 2 करके 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इंटरनल चॉइस में? 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ फोकस दूरी दे रखी है 2 मीटर, और लेंस की क्षमता पी निकालनी है। पी का फार्मूला होता है 1/f, और फोकस दूरी 2 मीटर है तो 1/2 हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.50 डायप्टर आ जाएगा। अब ये क्योंकि अवतल लेंस दे रखा है, इसलिए इसकी जो है लेंस की क्षमता माइनस में आएगी, ऋणात्मक है। माइनस जो निशान है वो अवतल लेंस की क्षमता को दर्शाता है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होने के कारण यहाँ -0.50 डायप्टर इसकी क्षमता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? विद्युत फ्यूज या एमसीबी का उपयोग करना चाहिए। एक सॉकेट से ज़्यादा उपकरण नहीं जोड़ने चाहिए। एक साथ ज़्यादा उपकरण चलाने से बचना चाहिए, और अगर अब हमारे विद्युत परिपथ की तारें कट फट गई हैं तो उनको जल्द से जल्द बदलना चाहिए, और जो तारों का इस्तेमाल करते हैं वो बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए। इससे हम जो भी अतिभारण से जो नुकसान हो सकता है उससे बचा जा सकता है। भू संपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? देखिए भू संपर्क तार कैसे काम करता है। भू संपर्क तार क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से जुड़ा होता है। नीचे धरती खड्डा खोद कर नीचे धरती में एक प्लेट लगा देते हैं धातु की, उससे तार को लेके आते हैं, और उस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा के उपाय की तरह किया जाता है। धातु के आवरण से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए बहुत कम प्रतिरोध का पथ प्रस्तुत करता है। अगर हमारे कोई भी जो घर में फ्रिज वगैरह हैं, अगर वो भू संपर्क तार से जुड़े होते हैं तो उसमें जो है विद्युत धारा जो है उसके लिए प्रतिरोध कम हो जाता है। इससे साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का क्षरण भी नहीं होता, यानी कि हमें करंट लगने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि अगर हमारा साधित्र भू संपर्क तार से जुड़ा होता है तो अगर उसमें करंट आता है तो वो उस तार के द्वारा धरती में
चला जाता है और धरती में जाने के कारण उसका विभव जो है धरती के विभव के बराबर हो जाता है और उसको उपयोग करने वाला व्यक्ति जो है सुरक्षित रहता है, वो आघात से सुरक्षित बचा रहता है। तो एक तरह से भू संपर्क तार सुरक्षा युक्ति है जो कि आघात से बचाती है, विद्युत आघात से बचाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। इंटरनल चॉइस में दे रखा है, या तो आपको भू संपर्क तार वाला करना या ये करना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। दूसरा गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तीसरा गुण, छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तो आप ये गुण लिख देना इसके। फिर है 9वां क्वेश्चन है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो बच्चों, मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि जो भी विद्यार्थी है उनको निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष वालों को जो है निकट का साफ दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, ये ध्यान रखना है। और इसे अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए आपको ऐसा चित्र बनाना है। देखिए दिखा रखा है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु जो है ये देखिए कहाँ है। दोष युक्त नेत्र देख लीजिए, इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? रेटिना से पहले बन जाता है। और संशोधन किसके द्वारा कर रखा है? अवतल लेंस लगाकर संशोधन करने से क्या है, जो प्रतिबिंब वापस से रेटिना पर बनने लग जाता है और हमें साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो हम अवतल लेंस लगाकर इसका संशोधन कर सकते हैं। इसका जो दूर बिंदु है वो देखो दिखा रखा है, इसमें कहाँ है, और इसमें देखो ये दिखा रखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 2 भाग दे रखे हैं, ए और बी। विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर व एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, एल्यूमिनियम और कॉपर विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और इनकी प्रतिरोधकता भी कम होती है। जब इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के रूप में हानि भी बहुत कम होती है, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल आसान पेपर आया हुआ आपकी बार। आपका बी भाग है, ये न्यूमेरिकल दे रखा है। 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे हर रोज चलाया जाता है 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से, यानी एक यूनिट का खर्च 3 रुपये है। तो हमने 30 दिन का खर्च निकालना है, उसने कितने रुपए की ऊर्जा जो है खर्च की है। देखो इसका शक्ति दे रखी 400 वाट, समय है 8 घंटे, और फिर ऊर्जा निकालनी है तो W = P × T ये फार्मूला हो जाएगा। 400 वाट गुणा 8 घंटे कर लेते हैं तो 3200 वाट घंटा आ जाएगा। इसको हम किलोवाट घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो खर्चा निकालना है इसका वो किलोवाट घंटे में निकालना है। किलोवाट घंटे का दे रखा है भाई, ये किलोवाट घंटे का 3 रुपये खर्च है, तो इसको 1000 से जो है डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 3.2 किलोवाट घंटा आ जाएगा। फिर एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा हमारी 3.2 किलोवाट घंटा हो गई। 30 दिन में खर्च की गई होगी 96 किलोवाट घंटा। तो 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटे का खर्च दे रखा है 3 रुपये, तो 96 यूनिट का खर्चा हो जाएगा। इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 288 रुपये आ जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इंटरनल चॉइस में देखिए दे रखा है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को बैटरी के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? देखिए, पहला लाभ तो ये है कि जब हम पार्श्व क्रम में विद्युत युक्तियों को संयोजित करते हैं तो उसमें सभी को 220 वोल्ट की जो है वोल्टता मिलती है और फिर अपनी कार्य क्षमता के अनुसार अच्छे से काम करते हैं सभी उपकरण। और सभी परिपथ का जो है कुल प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे स्रोत से अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि कम प्रतिरोध होगा तो विद्युत धारा का मान अधिक होता है। प्रत्येक उपकरण का अपना अलग स्विच होता है जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से चालू या बंद किया जा सकता है। अन्य उपकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई एक उपकरण खराब भी हो जाता है तो भी अन्य उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहते हैं, इसलिए कोई भी परिपथ बाधित नहीं होता। तो हमें घरों में पार्श्व क्रम में ही विद्युत युक्तियों का संयोजन करना चाहिए। इसका बी भाग है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि ये संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो।
3 नंबर में दे रखा है, देख लीजिए। देखिए ये मैं बच्चों को हिट एंड ट्रायल मेथड से बताती हूँ कि भाई उनको जोड़ जोड़ के देख लेना भाई कैसे आएगा। तो 3 दे रखे हैं, R1 2 ओम है, R2 3 ओम है, R3 6 ओम है। तो इनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तीनों को तो हमारा श्रेणी क्रम का जो फार्मूला है R = R1 + R2 + R3 है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 3 5 और 6 11 ओम हो जाएगा। तो हम तीनों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते, श्रेणी क्रम में हमारा जोड़ने पर 11 ओम आ जाएगा। फिर हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ के देख लेते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने का जो फार्मूला है उसका 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 है। तो 1/2 ओम + 1/3 ओम + 1/6 ओम हो जाएगा। एलसीएम 6 हो जाएगा। इनका निकालने के बाद 1 ओम आ जाएगा। अगर हमें 1 ओम चाहिए तो हमें तीनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। एक आंसर तो हमारा आ गया है। फिर देखते हैं R1 और R2 को श्रेणी क्रम में तथा R3 को इनके समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध। अब ये कह रहे हैं जो पहले 2 प्रतिरोध हो उनको तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं R1 + R2 करके, उनका 5 ओम आ गया। फिर जो तीसरा प्रतिरोध बच गया 6 ओम, उसके ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये हमारा 2.72 ओम आ गया है। तो ये 4 ओम से कम है, तो ऐसे बात बनेगी नहीं। फिर हम R2 R3 को पहले समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं और R1 को उसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने से 1/R = 1/R2 + 1/R3, तो ये हमारा 2 ओम आ जाएगा निकालने से। और जो हमारा R3 है वो 6 ओम है। नहीं, R2 और R3 को जोड़ा है भाई, R2 और R3 को जो है समांतर क्रम में जोड़ा है तब 2 ओम आया है। जो R1 हमारा 2 ओम है ये ऑलरेडी, तो दोनों को फिर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 2 ओम और 2 ओम जोड़ के 4 ओम हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो दूसरे केस और चौथे केस में 6 जोड़ने से हमारा 4 ओम और 1 ओम आ रहा है। तो इस तरह आप ये वाला कर लेना। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, रसायन विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, डैश धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो पारा धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो विद्युत के सुचालक होती है। तो ग्रेफाइट होती है धातु जो विद्युत के सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन कारण वाला है। जब जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो इसका रंग नीले से रंगहीन हो जाता है। ये सत्य है। जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील धातु है और इसे इसके लवण विलयन से विस्थापित कर जिंक सल्फेट का रंगहीन विलयन बनाता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, Fe2O3 + 2Al तीर का निशान है, Al2O3 + 2Fe, यानी ये समीकरण दे रखा है और ये बताना है ये अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है। तो इसमें देखिए एल्यूमिनियम जो है अधिक अभिक्रियाशील है और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है और आयरन कम अभिक्रियाशील है। तो एल्यूमिनियम जो है आयरन को विस्थापित कर देता है और अब खुद वहाँ पर आ जाता है तो Al2O3 हो जाता है और Fe अलग से निकल जाता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन किसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। तो ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ये इधर क्लोरीन आ जाएगा। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ये 2-3 जो सवाल हैं ये देख लेते हैं। दही और खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है और ये अम्ल पीतल और तांबे से अभिक्रिया करके विषाक्त पदार्थ बना लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए उसमें हमें दही और खट्टे पदार्थों को तांबे और पीतल वाले बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो है अक्रिय गैस होती है। यह गैस जो है तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के उपचयन को रोकती है और इससे उसका विकृत गंधिता भी रोक जाता है और जो खाद्य पदार्थ हैं वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। तो अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसके इंटरनल चॉइस में है, आप लिख सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। परमाणु संख्या समान होगी तो उसमें परमाणु का द्रव्यमान भी समान होता है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। इसलिए अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान समान रखने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो इस नियम को करने के लिए उसका जो है समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है,
उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? वे दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। देखो लास्ट में दे रखा है, वे धातु ऑक्साइड जो अम्लों और क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये आप लिख देना, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्षारकीय विलयन में अचायन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? हाँ भाई, क्षारकीय विलयन में अचायन उपस्थित होते हैं। क्षारकीय विलयन में OH आयन की सांद्रता H आयन की सांद्रता से अधिक होती है, इसलिए विलयन क्षारकीय होते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है भाई। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का आ गया है, ये भी अब 2 भागों में दे रखा है। पहला 2 नंबर में H2S और प्रोपेनॉन का जो है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु बतानी है, संरचना बतानी है। देखिए H2S देख लीजिए, जो है सल्फर का जो है परमाणु संख्या 16 होती है, 2 8 6 इसका ये हो गया। तो 6 बार वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन देखो हमने दिखा दिए हैं डॉट से। ये 6 डॉट दिखा दिए हैं, 2 ऊपर 2 नीचे और 2 साइड में दिखा रखी हैं। जो साइड में जो डॉट है यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया है और इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर रहा है, दोनों तरफ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। फिर दूसरा है प्रोपेनॉन का CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 है। अब देखिए ये पहले वाला कार्बन है, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो ये करता है दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन है उसके साथ, और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो ये इस तरह से हो जाएगा। जो बीच वाला दूसरा जो कार्बन है, उसने एक तो पहले कार्बन के साथ साझेदारी कर ली और एक तीसरे के साथ कर लेगा, और 2 जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। तो इस तरह से लास्ट वाला जो कार्बन है तीसरा है, इसने एक तो दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो दूसरे कार्बन के साथ कर ली, और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी अलग अलग हाइड्रोजन के साथ कर ली। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है, ये आप बना देना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो ये 20 में का ये 2 नंबर का हो गया। अब आगे इसका देखते हैं दूसरा भाग क्या है। दूसरा भाग है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। ये देखिए हाइड्रोजनीकरण है, पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, इसे हाइड्रोजनीकरण या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ये इसका औद्योगिकरण उपयोग है, औद्योगिक उपयोग है। हाइड्रोजनीकरण देखो दिखा भी रखा है, समीकरण आप बता सकते हैं कि C द्विआबंध C है और R इसके साथ लगे हुए हैं, कितने भी कार्बन की संख्या चेन हो सकती है। तो C और C के बीच में द्विआबंध है, इसका मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी वनस्पति तेल है। जब हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड की निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये देखिए जो द्विआबंध था वो टूटकर यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो ऐड होने के कारण ये संकलन, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए हाइड्रोजनीकरण है, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है और ये वनस्पति घी बना देता है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है, पूरा कंप्लीट लिख देना। इंटरनल चॉइस में दे रखा है, या तो आप ये 2 भाग करेंगे, अभी आप अब ये जो हम करेंगे ये वाले करने हैं आपको। साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होंगे। साइक्लोपेंटेन का भी ईजी है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बच्चे को आने चाहिए, नहीं तो एक भाग उसका रह ही जाएगा। ये देखो साइक्लोपेंटेन को तो पहले तो फार्मूला लिख लेंगे, C5H10 ऐसे पेंटेन बना के पंचभुज पंचभुज के 5 कॉर्नर पर C के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से हमारी साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। साइक्लो क्योंकि साइकिल में है, पेंटेन यानी 5 कार्बन है, तो C5H10 इसका फार्मूला हो जाएगा। अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दिखाने के लिए देखो इसको ऐसे पंचभुज में 5 कॉर्नर पे कार्बन हो जाएंगे, तो हर एक कार्बन अपने दाएं बाएं जो कार्बन है जिससे वो जुड़ा हुआ है एक एक इलेक्ट्रॉन, तो उसे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो उससे कर रहा है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वो अलग अलग 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर कर रहा है। तो इस तरह से 5 कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दर्शा रहे हैं। तो ये साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है इसका। जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, बी भाग जो है समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाना है। ये देख लेते हैं। समझाती श्रेणी भी इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समझातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मैथेन और अगर मैथेन से हम मैथेन की तरफ जाते हैं तो उसमें CH2 का एक अंतर है, और एथेन से अगर प्रोपेन की ओर, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से पेंटेन ऐसे जाएंगे तो हर एक उसमें जो है उत्तरोत्तर यौगिकों में
उत्तरोत्तर कार्बनिक यौगिकों में CH2 इकाई का अंतर होता है और एक CH2 का जो द्रव्यमान होता है 14U होता है। तो मतलब कि मेथेन से एथेन जाने पर उसका CH2 और 14U का अंतर आ जाता है। तो इस तरह से ये आप लिख देना, 3 अंक मिल जाएंगे आपको। अब हमारा जो है खंड सी जो है खंड से सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है लाइफ साइंस का, जीव विज्ञान का है। तो पहला है मानव में संतान का लिंग किसके मिलने वाले गुणसूत्र पर निर्भर करता है? पिता से अगर X आता है तो संतान मादा होगी, पिता से अगर Y गुणसूत्र आता है तो संतान नर होगी, लड़का पैदा होगा। तो इसमें पिता आ जाएगा। 22वां मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अभिकथन क्या है? इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। इंसुलिन का पर्याप्त स्राव मधुमेह का कारण बनता है, ये भी ठीक है। तो ये दोनों आ जाएंगे, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका सही ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला है मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, तो सी ऑप्शन आ जाएगी। जो पायरेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देती है, ये अभिक्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऐसे 2 तरीके बताइए जिनसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो होते हैं, इसमें जो पदार्थ हैं वो विघटित होकर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, प्राकृतिक खाद का काम करते हैं। तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये तो हो गया इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। और जब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का अपघटन होता है तब पर्यावरण में दुर्गंध फैल जाती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाती है, इसका नेगेटिव इफेक्ट है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला देखिए, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? देखिए, लार भोजन को चिकना बनाती है और जिससे भोजन को चबाने और निगलने में सहायता मिलती है। लार में अमीलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करती है। कार्बोहाइड्रेट अमीलेज या टाइलिन के एंजाइम प्रेजेंस के उसमें सरल शर्करा में टूट जाती है और ये मुख्य गुहा में होता है सारा काम। तो ये मुझे लिख देना आप। ये है 2 अंक का है। फिर है मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? ये देख लेते हैं। लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए मेंडल ने मटर के 2 विकल्पी जोड़ों का संकरण करवाया था। उसने गोल और हरे तथा झुर्रीदार और पीले बीजों के बीच संकरण करवाया। F1 संतति में सभी गोल और पीले बीज उत्पन्न हुए थे। फिर मेंडल ने F1 संतति के बीच स्वपरागण करवाया। तो F2 संतति में क्या हुआ, कुछ पौधे गोल आए, कुछ पीले, कुछ झुर्रीदार और पीले थे, कुछ पौधे गोल और हरे थे, कुछ पौधे झुर्रीदार और हरे थे। F2 पीढ़ी में नए संयोजन देखने को मिले। इससे पता चलता है कि गोल और झुर्रीदार लक्षण और पीले और हरे लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, क्योंकि नया संयोजन आया। स्वतंत्र रूप से हो रहे तभी नए आएंगे, अगर वो एक दूसरे पर डिपेंड होते तो नए नहीं बनते। आप इसको इससे भी समझा सकते हैं। गोल हरे बीज जो जनक लिए हमने गोल हरे बीज ये हैं जो उसने संकरण कराया था, उसके लिए है कैपिटल आर स्मॉल वाई। हरे बीज के लिए स्मॉल वाई है, गोल के लिए डबल आर कैपिटल आर है। झुर्रीदार पीले बीज के लिए है, झुर्रीदार जो है स्मॉल आर है, पीले बीज के लिए कैपिटल वाई। फिर युग्मक बन गए कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर F1 संतति का देखो क्या बन गए, सारे जो हैं गोल पीले बीज वाले उत्पन्न हो गए, यानी इसमें सभी पर वायु लक्षण ने अपनी अभिव्यक्ति की है। फिर इनका स्वपरागण कराया, यानी अब जनक जो हमारे F1 वाले हैं गोल पीले बीज वाले। यहाँ देखिए, कोई भी इसमें F1 वाले में कोई भी झुर्रीदार और हरा बीज वाला दिखाई नहीं दिया, उसमें प्रभाव दिखाई नहीं दिया, सभी गोल पीले वाले थे। लेकिन देखिए F2 में जो है सभी नए संयोजन देखने को भी मिले। ये देखियो, F1 में तो गोल पीले आ गए थे, ठीक है, ये 9 रेशो आ गई। गोल हरे ये हमारे जो शुरू वाले जनक थे वो ले लिए थे, 3 आ गए। झुर्रीदार पीले भी 3 आ गया। तो जो नया संयोजन मिला वो झुर्रीदार हरा मिला इसमें। यानी अगर हम सिर्फ F2 वाले जनक को देखेंगे तो वहाँ तो सिर्फ गोल पीले थे, ये गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे, ये नए संयोजन ही मिले हमें देखने को। तो इससे क्या हुआ, ये पता चलता है कि ये जो है लक्षण है स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अब इनके देखिए युग्मक कैसे बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से मादा और जो है नर के दोनों युग्मक है सेम बनेंगे।
और फिर देखो इनका हमने वो करवा दिया है, पनट स्क्वायर से इसका एक्सप्लेन कर दिया कैसे कैसे बनेंगे गोल पीले। थोड़ा सिंबल देखिए, गोल पीले के लिए टिक का सिंबल लगाया है, गोल हरे के लिए स्टार लगाया है, जुरीदार पीले के लिए प्लस का है, जुरीदार हरे के लिए जीरो जैसा साइन है। ये देखो दिखा रखा है, टिक लगा के 1 लिख रखा है, गोल पीले टिक लगा के 2, गोल पीले 3, गोल पीले 4, इस तरह से इनकी संख्या 9 हो जाएगी। और फिर जो है गोल हरे हैं, स्टार वाला है 1 है, इधर बार स्टार वाला गोल हरे 2, इधर गोल हरे 3 है, ये 3 हो गए। फिर जो हमने प्लस वाला लगा रखा है, जुरीदार पीला 1, जुरीदार पीला 2, जुरीदार पीला 3, और लास्ट में जो 1 है वो जुरीदार हरा है। दूसरे से ये आप समझा सकते हैं कैसे करना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है, निम्न क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो सोचना जो होता है अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है, अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क भाग होता है, लार आना मेडुला द्वारा, पश्च मस्तिष्क का मेडुला द्वारा, और सीधी रेखा में चलना जो है वो पश्च मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क द्वारा, ये हो जाएगा। या फिर आप ये इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है, निम्न ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोनों के नाम बताने हैं। ऑप्टो ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और भाई अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन, अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन, जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, 5 अंक का आ गया, ये भी 2 भागों में दे रखा है। ऋतुस्राव क्यों होता है, और पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए, अगर अंडकोशिका का निषेचन नहीं होता तो अंडकोशिका 1 दिन तक जीवित रहती है, और अंडाशय क्या करता है, हर एक माह एक अंडे को छोड़ता है। निषेचित अंड की प्राप्ति के लिए गर्भाशय क्या है, हर एक महीने तैयारी करता है, इसलिए उसकी जो अंदर वाली भित्ति होती है वो मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है कि भी वो इंतजार करता है कि भाई निषेचित अंडा आएगा, और इसलिए वो तैयारी करके पहले से तैयारी करके रखता है। निषेचित अंडे के पोषण के लिए ये इस भित्ति की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन अगर निषेचन ना हो तो इस भित्ति की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, तो ये भित्ति धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग द्वारा रुधिर या म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। इस चक्कर में लगभग 1 मास का समय लगता है। इसे ऋतुस्राव या रजोद्रम कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों तक की होती है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। पुष्प का देख लेते हैं, इसका दूसरा भाग जो है 3 नंबर का दे रखा है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुंकेसर जो नर जननांग होता है, परागकोश ऊपर दिखा रखा है, नीचे तंतु दिखा रखे हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। फिर ये देखिए, स्त्री केसर मादा जननांग है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, अंडाशय से फल बन जाता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, इससे बीज बनते हैं। तीसरा भाग जो पंखुड़ियाँ है, जो विभिन्न रंगों की होती हैं, जो कीटों को आकर्षित करती है। चौथा भाग जो है बाह्यदल होता है, कली की सुरक्षा करती हैं। तो इस तरह से आप इस 3 अंक ले सकते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस में दे रखा है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? 2 नंबर का, शुक्राणु उत्पादन करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन और श्रवण करना। और इसका दूसरा भाग क्या है, हाइड्रा में मुकुलन को चित्र सहित समझाना है, दर्शाना है। मुकुलन क्या है, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। ये देखिए डायग्राम में दिखा रखा है, उभार बन गया है, ये उभार वृद्धि करके मुकुल बन जाता है। मुकुल फिर वृद्धि करता हुआ नए जीव में बदल जाता है, और ये पूर्ण विकसित होने के बाद जनक से अलग हो जाता है और अलग स्वतंत्र जीव की तरह रहता है। तो ये आज हमारा जो है 2026 का सेट 20 विज्ञान ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट है तो, और 10वीं के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि अपनी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें। और कल हम मिलेंगे 2026 का सेट सी लेकर, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।